اللي ورا الرفاعي هاي الضربة القوية. इजराइल मानने को तैयार नहीं है और लगातार लेबनान पर हमले कर रहा है। नेतन्याहू ने कहा कि यह युद्ध का अंत नहीं है, हमारी उंगलियां ट्रिगर पर ही हैं, हम किसी भी समय युद्ध दोबारा शुरू करने के लिए तैयार हैं। लेकिन इजराइल तो अलग ही लाइन पर चल रहा है। इजराइल मानने को तैयार नहीं है और लगातार लेबनान पर हमले कर रहा है। इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने सीज फायर पर कहा कि महत्वपूर्ण बात यह है कि ईरान पहले से ज्यादा कमजोर है और इजराइल पहले से ज्यादा मजबूत है। हम अपने अतिरिक्त लक्ष्य या तो समझौते से या लड़ाई के जरिए हासिल करेंगे। नेतन्याहू ने कहा कि यह युद्ध का अंत नहीं है, हमारी उंगलियां ट्रिगर पर ही हैं, हम किसी भी समय युद्ध दोबारा शुरू करने के लिए तैयार हैं। यानी अब ऐसा लग रहा है कि क्या इजराइल अमेरिका के बिना भी यह युद्ध लड़ने को तैयार हो रहा है क्या? सीज फायर के बाद भी इजराइल के मंसूबों पर तो कोई असर नहीं पड़ रहा। वो लेबनान को मिट्टी में मिलाने पर तुला हुआ है। जिस तरह से गाजा को इजराइल ने सपाट कर दिया, क्या लेबनान में भी वही करने का इरादा है? अब तो यह चर्चा भी लोग कर रहे हैं कि क्या इजराइल सीज फायर चाहता भी है या नहीं। इजराइल के डायस्पोरा अफेयर्स मिनिस्टर अमीचाई चिकली ईरान के साथ सीज फायर से खुश नहीं दिख रहे हैं। इजराइल के मंत्री ने कह दिया कि ईरान के साथ सीज फायर करना एक गलती है, ऐसे देशों के खिलाफ सख्ती जरूरी होती है। ईरान नाजी जर्मनी और जापानी साम्राज्य जैसा है, ऐसे देशों को पूरी तरह हराना जरूरी होता है। सीज फायर चलने की संभावना सिर्फ 50% है। यानी इजराइल के अंदर इस बात पर नाराजगी है कि सीज फायर कैसे हो गया, ईरान को पूरी तरह से तबाह करो, बर्बाद करो। और इसीलिए जो सवाल उठ रहा है ना कि लेबनान पर इतना ताबड़तोड़ हमला जो पहले कभी नहीं किया इजराइल ने, क्या वो इसीलिए किया है कि यह सीज फायर टूट जाए? और इसीलिए लोग इजराइल की मंशा पर सवाल खड़े कर रहे हैं कि क्या वो चाहता ही नहीं है कि युद्ध खत्म हो, और अगर ऐसा होगा तो पूरी दुनिया फिर फंसी रह जाएगी इस युद्ध में। हालांकि दुनिया के दूसरे देश इजराइल पर दबाव बनाने में लगे हुए हैं कि वो लेबनान पर हमले रोके, जिससे अमेरिका और ईरान के बीच बातचीत पर खतरा ना आए। लेबनान पर इजराइल के हमलों के खिलाफ फ्रांस, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया और इटली, कतर और इजिप्ट जैसे देश खड़े हो गए। फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रोन ने लेबनान के राष्ट्रपति से बात की। मैक्रोन ने कहा कि इजराइल के हमलों के खिलाफ लेबनान के साथ खड़े हैं। ये हमले हाल में लागू सीजफायर के लिए सीधा खतरा है। लेबनान को पूरी तरह से सीजफायर के दायरे में आना चाहिए। ऑस्ट्रेलिया के पीएम ने कहा कि लेबनान में भी सीजफायर लागू हो। इटली ने लेबनान को दूसरा गाजा बनाने के जोखिम के खिलाफ इजराइल को चेतावनी दी। कतर ने हमलों को बर्बर और लेबनान की संप्रभुता का उल्लंघन कहा। इजिप्ट ने कहा कि लेबनान पर हमले सीजफायर के पीछे धकेलने की कोशिश है। यानी दुनिया भर के कई देश लेबनान पर इजराइल के हमलों की निंदा कर रहे हैं, लेकिन इजराइल पर असर नहीं पड़ रहा, क्योंकि यह कहा जा रहा है कि इजराइल के पास यह वंस इन अ लाइफ टाइम मौका है। ऐसा इसलिए क्योंकि इजराइल यह जानता है कि ट्रंप के राष्ट्रपति रहते हुए यह हमले हो सकते हैं। कोई और अमेरिकी राष्ट्रपति तो मानेगा नहीं। ट्रंप भी खुद ये कह चुके हैं कि जो काम दूसरे राष्ट्रपति नहीं कर पाए वो उन्होंने कर दिखाया, जिसे देखते हुए प्रधानमंत्री मोदी एक्शन मोड में आ गए। पेट्रोलियम मंत्री हरदीप पुरी कतर का दौरा शुरू कर चुके हैं, जबकि 11 और 12 अप्रैल को विदेश मंत्री एस जयशंकर यूएई दौरे पर जा रहे हैं। ये दौरे ऐसे समय में हो रहे हैं जब भारत जियोपॉलिटिकल टेंशन के बीच तेल और गैस की सप्लाई सुनिश्चित करने के लिए प्लानिंग पर काम कर रहा है। हरदीप पुरी का कतर दौरा इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि कतर भारत का सबसे बड़ा एलपीजी और एलएनजी सप्लायर है। भारत अपनी एलपीजी का 40% जबकि एलएनजी का 20% हिस्सा कतर से इंपोर्ट करता है। ओवरऑल देखें तो भारत अपनी नेचुरल गैस की 50% और एलपीजी की 2/3 जरूरत के लिए दूसरे देशों पर निर्भर है, और इसका सबसे बड़ा हिस्सा खाड़ी देशों से ही आता है। ऐसे में इस संकट के समय में विदेश मंत्री एस जयशंकर और पेट्रोलियम मंत्री हरदीप पुरी का खाड़ी देशों का दौरा भारत की बड़ी डिप्लोमेटिक पहल माना जा रहा है। माना जा रहा है कि इस दौरे में तेल और गैस के सेफ नेगोशिएशन और उनके सेफ नेविगेशन और हॉर्मुज स्ट्रेट से भारतीय जहाजों की आवाजाही को लेकर आपसी तालमेल पर चर्चा हो सकती है। इस बीच सरकार ने एक बार फिर साफ किया है कि भारत में फिलहाल तेल और गैस का संकट नहीं है। पेट्रोलियम सेक्रेटरी नीरज मित्तल ने कहा कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से भारत के जहाज तेल और गैस लेकर लगातार धीरे धीरे निकल रहे हैं। देश में घरेलू गैस की सप्लाई में कोई कमी नहीं है। डिमांड के मुताबिक घरेलू गैस की 100% सप्लाई सुनिश्चित की जा रही है। सरकार गैस और तेल की सप्लाई को लगातार मॉनिटर कर रही है। सप्लाई सुनिश्चित करने के लिए सभी जरूरी फैसले लिए जा रहे हैं। आगे पेट्रोलियम सेक्रेटरी ने कहा कि अगर कहीं से कोई शिकायत आ रही है तो लोकल सप्लाई चेन की वजह से हो सकती है। सरकार जो भरोसा दे रही है उसकी गवाही आज स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से सुरक्षित निकलकर भारत पहुंचे ग्रीन आशा शिप ने दी, जो आज मुंबई में जेएनपीए यानी जवाहरलाल नेहरू पोर्ट अथॉरिटी में पहुंचा है। करीब 15,000 टन एलपीजी लेकर आ रहा ये जहाज जो है वो 5 अप्रैल को स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पार कर चुका था।
सरकार का दावा है कि जिन जहाजों पर भारत का झंडा लगा है उन्हें स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से गुजरने में किसी तरह के खतरे का सामना नहीं करना पड़ा, जो मौजूदा तनाव को देखते हुए पीएम मोदी की डिप्लोमेसी की बड़ी उपलब्धि मानी जा रही है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से निकलने वाला ग्रीन आशा शिप भारत का 8वां जहाज है। सुनिए ग्रीन आशा के सुरक्षित पहुंचने पर मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट्स, शिपिंग एंड वाटरवेज ने क्या बताया। Green Asha that crossed the Strait of Hormuz on 5th of April 2026 has safely reached JNPA. यानी अभी भी चुनौतियां जो हैं वो दुनिया के सामने बनी हुई हैं। इस बीच भारत भी पूरा प्रयास कर रहा है कि कैसे इन चुनौतियों से लड़ा जाए और एलपीजी और तेल की सप्लाई को सुनिश्चित किया जाए। पाठशाला में अब अगला चैप्टर, सबरीमाला मंदिर में महिलाओं की एंट्री को लेकर सुप्रीम कोर्ट में क्या तगड़ी बहस हो गई। कोर्ट ने क्या कहा, वो कौन से 7 सवाल पूछ लिए सुप्रीम कोर्ट ने, जिनके जवाब सबरीमाला केस को सुलझा देंगे क्या। मंदिर में महिलाओं की एंट्री पर बहस शराब और नॉनवेज तक क्यों चली गई, सुप्रीम कोर्ट में आज क्या क्या हुआ, अब इसका चैप्टर। केरल के प्रसिद्ध हिंदू मंदिर सबरीमाला का मामला फिर से चर्चा में, क्योंकि इस मंदिर में महिलाओं की एंट्री को लेकर जो केस चल रहा था वो फिर से कोर्ट में। लेकिन यह मामला अब सिर्फ सबरीमाला तक सीमित नहीं है, बल्कि इसके साथ कई धार्मिक और सामाजिक मुद्दे जुड़े हुए हैं। सुप्रीम कोर्ट में सबरीमाला विवाद और धर्म बनाम कानून को लेकर बहस जारी है। 9 जजेस की बेंच इसकी सुनवाई कर रही है बॉस। 9 जजेस की बेंच, 9 जजों की बेंच बनाने के साथ सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले पर सुनवाई के लिए 7 सवाल भी तय किए। बहस के दौरान इन सवालों के जवाब मिलने से न सिर्फ सबरीमाला का विवाद सुलझ पाएगा, बल्कि धार्मिक परंपराओं और मान्यताओं से जुड़े कई विवाद सुलझेंगे। सबरीमाला मंदिर में महिलाओं के प्रवेश को लेकर 2018 में ही फैसला आया था। फिर अब ऐसा क्या हुआ कि सुप्रीम कोर्ट में दोबारा सुनवाई हो रही है। इतनी बड़ी बेंच सुनवाई क्यों कर रही है, आज आपको बताऊंगा कि मंदिर में महिलाओं की एंट्री पर बहस शराब और नॉनवेज तक क्यों चली गई। सुप्रीम कोर्ट में आज क्या क्या हुआ, सबरीमाला विवाद के बीच कौन से ऐसे मंदिर हैं जहां पुरुषों की एंट्री पर बैन है और ऐसे मंदिरों की चर्चा सुप्रीम कोर्ट में क्यों हुई, पूरी बात आपको बताऊं उससे पहले जो हुआ है उसकी एक झलक देखिए। सबरीमाला मंदिर में महिलाओं के प्रवेश का मामला 36 सालों से देश की अदालतों में, जिसके बाद धार्मिक स्थलों पर महिलाओं के साथ भेदभाव का मुद्दा भी गर्मा गया। इसके साथ ही कई सामाजिक मुद्दे भी उठाए गए। 50 से ज्यादा याचिकाओं पर सुनवाई कर रही कोर्ट में रिव्यू पिटिशनर्स और उन्हें सपोर्ट करने वालों ने 7 अप्रैल से 9 अप्रैल तक दलीलें रखी, जबकि विरोध करने वाले 14 अप्रैल से 16 अप्रैल तक दलीलें दे सकेंगे। सुनवाई से पहले सुप्रीम कोर्ट ये साफ कर चुका है कि 2018 के सबरीमाला फैसले पर पुनर्विचार नहीं होगा, सिर्फ संवैधानिक सवालों पर विचार होगा। सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के लिए 7 संवैधानिक सवाल तय किए हैं जिन पर बहस हो रही है। वो कौन से 7 सवाल हैं ये बताऊंगा, लेकिन पहले ये देखिए कि मंदिर में महिलाओं की एंट्री पर यह बहस शराब और नॉनवेज तक चली कैसे गई। दरअसल केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में सबरीमाला केस की सुनवाई के दौरान भारत के मंदिरों में रीति रिवाजों का जिक्र किया। केंद्र सरकार ने एक बार फिर परंपराओं का हवाला दिया। एडिशनल सॉलिसिटर जनरल यानी केंद्र के वकील KM नटराज ने कहा कि हर मंदिर और हर संप्रदाय की अलग मान्यता होती है, इसको संवैधानिक या महिला और पुरुष के अधिकार के नजरिए से नहीं देखा जाना चाहिए। अधिकार की बात करें तो कई ऐसे मंदिर हैं जहां वेजिटेरियन खाना ही मिलता है, वहां कोई नॉनवेज नहीं खा सकता और ना ही ले जा सकता है। ऐसी स्थिति में अगर कोई कहे कि मैं तो नॉनवेज लेकर मंदिर जाना चाहता हूं, तो मंदिर उसे रोकेगा। ऐसा इसलिए क्योंकि मंदिर की परंपरा में नॉनवेज ले जाना सही नहीं माना जाता। अब वो शख्स संवैधानिक व्यवस्था के अनुसार कह सकता है कि नॉनवेज खाना मेरा अधिकार है, लेकिन उसके पास कोई हक नहीं कि वो मंदिर में आस्था रखने वालों को आहत करे। केंद्र के वकील ने कहा कि ऐसी ही स्थिति शराब को लेकर भी कई मंदिरों में शराब प्रसाद के रूप में मिलती है। कल को कोई कह सकता है कि शराब को कैसे प्रसाद माना जा सकता है। ASG नटराजन ने कहा कि यह सवाल भी आता है कि अलग अलग संप्रदायों की मान्यता में भी अंतर है। कोर्ट ये कैसे तय कर सकता है कि कौन सा संप्रदाय कौन सी चीज मानेगा और किसे नहीं मानेगा। इस पर जस्टिस जॉय माल्या ने कहा कि जब टकराव की स्थिति आएगी तो कोर्ट की मौजूदगी होगी। सुप्रीम कोर्ट में हो रही सुनवाई को समझने के लिए सबरीमाला मंदिर के विवाद को भी समझना होगा। सबरीमाला विवाद केरल के प्रसिद्ध अयप्पा मंदिर से जुड़ा हुआ है। इस मंदिर में 10 से 50 साल की महिलाओं के प्रवेश पर सदियों से प्रतिबंध है। मुख्य विवाद समानता यानी संविधान बनाम धार्मिक परंपरा यानी नैष्ठिक ब्रह्मचारी का है। सबरीमाला मंदिर में भगवान अयप्पा को नैष्ठिक ब्रह्मचारी यानी कठोर तपस्वी माना जाता है, इसलिए 10 से 50 वर्ष की महिलाओं के प्रवेश को निषेध माना गया है। केरल हाईकोर्ट ने 1991 में इस प्रतिबंध को मान्यता दी थी। इसके बाद 2006 में सुप्रीम कोर्ट में इसके खिलाफ चुनौती दी गई। इस मामले में 28 सितंबर 2018 को सुप्रीम कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला आया। 5 जजों की बेंच ने 4-1 के बहुमत से प्रतिबंध को असंवैधानिक बता दिया।
इसे लिंग आधारित भेदभाव बताते हुए सभी उम्र की महिलाओं को प्रवेश की अनुमति दी। 2018 के फैसले के विरोध के बाद कई पुनर्विचार याचिकाएं दायर की गईं। 2 जनवरी 2019 को बिंदु कनक दुर्गा और बिंदु अम्मीनी नाम की 2 महिलाओं ने पुलिस सुरक्षा में मंदिर में प्रवेश किया। महिलाओं के प्रतिबंध की सदियों पुरानी मान्यता को मानने वाला तर्क है यह है कि यह परंपरा का हिस्सा है, जबकि विरोध करने वालों का मानना है कि संविधान के अनुच्छेद 14 यानी समानता और अनुच्छेद 25 यानी धार्मिक स्वतंत्रता का उल्लंघन है। अब सुप्रीम कोर्ट में बहस उन 7 संवैधानिक सवालों पर हो रही है जो सुप्रीम कोर्ट ने तय किए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि यह मामला आर्टिकल 25 और 26 की व्याख्या से जुड़ा है, इसलिए सबरीमाला फैसले के गुण और दोष की जांच नहीं की जाएगी। जिसके बाद कोर्ट ने 7 संवैधानिक सवाल तय किए, जिसमें धर्म की स्वतंत्रता का दायरा क्या है, लोगों के अधिकारों और धार्मिक संप्रदायों के अधिकारों के बीच क्या संबंध है, इस तरह के सवाल शामिल हैं। सुप्रीम कोर्ट में आज केंद्र सरकार की तरफ से दलील दी गई कि 2018 का फैसला इस धारणा पर आधारित है कि पुरुष श्रेष्ठ है और महिलाओं का स्थान उनसे नीचे है। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने ऐसे उदाहरण दिए जिनमें पुरुषों को मंदिरों में प्रवेश की अनुमति नहीं है। उन्होंने कहा कि केरल में एक मंदिर है, मैंने उसके बारे में पढ़ा है, जहां पुरुष महिलाओं के वेश में जाते हैं, पुरुष ब्यूटी पार्लर जाते हैं और परिवार की महिलाएं उन्हें साड़ी पहनने में मदद करती हैं। यह देवी भगवती का मंदिर है, उससे कुछ आस्थाएं और मान्यताएं जुड़ी। उन्होंने कहा कि इसलिए यह पुरुष केंद्रित या महिला केंद्रित धार्मिक मान्यताओं का सवाल नहीं है, मौजूदा मामले में यह महिला केंद्रित है। भारत में ऐसे कई मंदिर हैं जहां पुरुषों के प्रवेश पर प्रतिबंध है। केरल के अटक्कल भगवती मंदिर को महिलाओं का सबरीमाला कहा जाता है। यहां पोंगल उत्सव के दौरान पुरुषों को प्रवेश वर्जित है। केरल के चक्कुलाथू कावू मंदिर में नारी पूजा के दौरान पुरुषों को आने की मनाही होती है। कन्याकुमारी का कुमारी अम्मन मंदिर एक शक्तिपीठ है। यहां अविवाहित पुरुषों को ही मंदिर में प्रवेश की अनुमति है, विवाहित पुरुषों पर पाबंदी है। राजस्थान के पुष्कर में सावित्री मंदिर को लेकर भी ऐसी ही मान्यता है। मान्यता के अनुसार ब्रह्मा जी की पत्नी सावित्री के श्राप के कारण विवाहित पुरुषों को गर्भगृह में प्रवेश करने की मनाही है। जोधपुर के संतोषी माता मंदिर में शुक्रवार को पुरुषों का प्रवेश वर्जित है, क्योंकि उस दिन महिलाएं व्रत रखती हैं। असम के कामाख्या मंदिर में अंबुबाची उत्सव के दौरान दरवाजे बंद रहते हैं। माना जाता है कि देवी रजस्वला होती हैं, तब पुरुषों का प्रवेश सख्त माना है। यानी ये कहा जा रहा है केंद्र की तरफ से कि इसे महिलाओं के अधिकार का मामला मत देखिए, इसे एक परंपरा है, एक धर्म में कुछ मान्यताएं हैं, उसके हिसाब से देखना चाहिए। कई जगह पुरुषों को एंट्री नहीं है, तो क्या पुरुष लड़ाई लड़ने लग जाएं कि भाई हमारे अधिकारों का हनन हो रहा है। आज सुप्रीम कोर्ट में मंदिरों के रीति रिवाजों का भी जिक्र हुआ। जस्टिस नागरत्ना ने कहा कि मंदिरों में सिर्फ खास समुदाय की एंट्री और बाहरी लोगों की मनाही से समाज बढ़ जाएगा, यह हिंदू धर्म के लिए ठीक नहीं है। उन्होंने तर्क दिया कि अगर यह कहा जाए कि सिर्फ गौड़ सारस्वत लोग ही एक मंदिर में आए या कांची मठ के लोग सिर्फ कांची ही जाएं, दूसरे मठ के न जाएं, तो यह ठीक नहीं होगा। बल्कि जितने ज्यादा लोग अलग अलग मंदिरों और मठों में जाएंगे, उतना ही धर्म मजबूत बनेगा। इस पर सीनियर एडवोकेट वैद्यनाथन ने कहा कि इतिहास में से कई उदाहरण हमारे सामने हैं जहां धर्म से जुड़े विवाद संवेदनशील होते हैं, वहां अदालतें हस्तक्षेप नहीं करती। तो यह पूरा मामला अभी चल रहा है। 9 जजेस की बेंच सुनवाई कर रही है, हर तरफ से पक्ष रखा जा रहा है और उसके बाद बहुत महत्वपूर्ण फैसला आएगा, जिस पर हम आपको पाठशाला में जानकारी देंगे। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक ले रुक रहे हैं। ब्रेक के बाद हमारा स्पेशल सेगमेंट सोचा है कभी, जिसमें आज का सवाल फूटी कौड़ी नहीं है, 2 कौड़ी का इंसान। ये अलग अलग कहावतों में जो आप कौड़ी शब्द इस्तेमाल होता सुनते हैं, ये कौड़ी होती क्या है, सोचें कभी, बताऊंगा इस छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद पाठशाला में आपका फिर से स्वागत है और अब हमारा स्पेशल सेगमेंट सोचा है कभी, वो सवाल जो दिमाग की बत्ती जला दे। आपने कई बार लोगों को कहते सुना होगा कि कैसी 2 कौड़ी की हरकत है, या उसके पास तो फूटी कौड़ी नहीं है। लेकिन आपने सोचा है कभी कि ये कौड़ी होती क्या चीज है? आज इसके बारे में आपको बताता हूं। दरअसल कौड़ी छोटी समुद्री सीपियां होती हैं, जिनका इस्तेमाल पुराने जमाने में मुद्रा के तौर पर किया जाता था, करेंसी के तौर पर। कौड़ी बहुत सस्ती होती थी और 3 फूटी कौड़ियों से 1 कौड़ी बनती थी। दरअसल फूटी कौड़ी का मतलब होता है बहुत कम मूल्य की चीज, या बिल्कुल एकदम बेकार, क्योंकि भाई 3 फूटी कौड़ी मिला के 1 कौड़ी बन रही है और उस 1 कौड़ी की खुद ही कोई वैल्यू नहीं है। फूटी कौड़ी ना होने का मतलब है कि कुछ भी पास में ना होना। पुराने जमाने में 10 कौड़ियों से 1 दमड़ी बनती थी, 2 दमड़ियों से 1 ढेला बनता था, 1.5 ढेले के बराबर 1 पाई होती थी। पाई का हिसाब रखना वाली कहावत में इस्तेमाल होने वाली पाई भी पुराने जमाने की मुद्रा थी। 3 पाई मिलकर 1 पुराना पैसा बनता था। 4 पुराने पैसों को मिलाइएगा तो 1 आना बनता था।
16 आने की वैल्यू 1 रुपए के सिक्के के बराबर होती। तो पुराने जमाने में इस्तेमाल होने वाली मुद्रा, कौड़ी या पाई सब आज के जमाने में इस्तेमाल तो नहीं हो रही, सब गायब हो गई, लेकिन उनका इस्तेमाल कहावतों में आज भी होता है। तो अब जब कोई आपसे कहेगा कि पाई पाई का हिसाब तो देना ही होगा, या बड़ी 2 कौड़ी की फिल्म थी यार, तो आपको पता होगा कि ये पाई और कौड़ी है क्या और आए कहां से। आज के लिए पाठशाला में इतना है। नमस्कार। जीरो हमने इन्वेंट किया, हमने बताया दुनिया को, जहां योग है वहां रोग नहीं। सबसे पुरानी सभ्यता है हमारी। गुलामी से तो और देश भी लड़े भाई, पर आजादी के लिए अहिंसा का रास्ता बस हमारा था। अपने पसीने से जमीन सींचता किसान और घर में घुसकर मारने वाले जवान, बस इसी मिट्टी ने जने। इसके हाथ ने जब थामा जज्बा तो इतिहास रचे। कदम बढ़ाए तो चांद का वो हिस्सा चूमा भाई, जहां कोई कभी नहीं पहुंचा। आज पूरी दुनिया में शान से लहरा रहा है तिरंगा, और इसके पीछे है गर्व से भरी अनगिनत कहानियां जो लिखी जा चुकी हैं और लिखी जा रही हैं, जिन्हें मैं सुनाऊंगा आपको राष्ट्रगर्व रोज शाम 6:25 पर।